हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम प्रोडक्शन फंक्शन को आगे बढ़ाते हैं। पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था कि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने अल्पकालीन समय में जो उत्पादन फलन प्रस्तुत किया था उसको उन्होंने सीमांत उत्पत्ति ह्रास नियम नाम दिया था और ये बताया था कि अल्पकालीन समय में जब एक स्थिर साधन के साथ एक परिवर्तनशील साधन को प्रयुक्त किया जाता है तो परिवर्तनशील साधन की प्रत्येक अगली इकाई से प्राप्त होने वाला सीमांत उत्पादन निरंतर घटता हुआ या गिरता हुआ प्राप्त होता है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन यानी परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। यह सीमांत उत्पत्ति ह्रास नियम का ही एक परिवर्तित रूप है जिसे आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने प्रस्तुत किया है। सीमांत उत्पत्ति ह्रास नियम और परिवर्तनशील अनुपातों के नियम में बहुत अंतर है दोनों के मध्य। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम प्रस्तुत करते समय अर्थशास्त्रियों ने ये बताया, आधुनिक अर्थशास्त्रियों का कहना है कि जब एक स्थिर साधन के साथ एक परिवर्तनशील साधन को प्रयुक्त किया जाता है और जैसे जैसे परिवर्तनशील साधन की मात्रा को बढ़ाया जाता है तो परिवर्तनशील साधन की प्रत्येक अगली इकाई से मिलने वाला सीमांत उत्पादन शुरू में घटता नहीं है बल्कि एक सीमा तक ये बढ़ता है। एक सीमा तक ये बढ़ता है, अधिकतम होता है, उसके पश्चात सीमांत उत्पादन घटना शुरू होता है और फिर ये शून्य पे पहुंचता है और उसके पश्चात ये ऋणात्मक होना शुरू हो जाता है। ध्यान दीजिएगा कि आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की व्याख्या करते समय ये बताया कि जब एक स्थिर साधन के साथ एक परिवर्तनशील साधन को प्रयुक्त किया जाता है तो प्रारंभ में ही परिवर्तनशील साधन की अगली इकाई से घटता हुआ सीमांत उत्पादन प्राप्त नहीं होता है बल्कि प्रारंभिक दौर में जैसे जैसे परिवर्तनशील साधन को बढ़ाया जाता है वैसे वैसे उसके द्वारा मिलने वाला सीमांत उत्पादन घटता नहीं बल्कि बढ़ता है। ये क्यों बढ़ता है, इसके पीछे कारण बताया है और कारण ये बताया है कि प्रारंभिक दौर में जब स्थिर साधन के साथ परिवर्तनशील साधन को प्रयुक्त किया जाता है तो स्थिर साधन की मात्रा बहुत कम होती है और उस पे जैसे जैसे परिवर्तनशील साधन को बढ़ाया जाता है वैसे वैसे स्थिर साधन का अच्छा उपयोग होने लगता है और उसका अच्छा उपयोग होने के कारण परिवर्तनशील साधन से मिलने वाला सीमांत उत्पादन घटता नहीं बल्कि बढ़ता है। मान लीजिए कि हम उत्पादन के जो दो साधन लेकर के चल रहे हैं उन दो साधनों में स्थिर साधन तो है भूमि और परिवर्तनशील साधन है श्रम यानी कि लेबर। तो हम कह सकते हैं कि इनिशियल स्टेज में जब लैंड के साथ में लेबर की क्वांटिटी को बढ़ाया जाता है तो लेबर की हर अगली यूनिट से मिलने वाला मार्जिनल प्रोडक्शन बढ़ता है और इसके बढ़ने के पीछे जो कारण है वो ये है कि टू मच लैंड पर यूनिट ऑफ लेबर यानी प्रारंभ में जो भूमि है ये बहुत अधिक होती है लेकिन श्रम की मात्रा कम होती है। जैसे जैसे श्रम की मात्रा बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे भूमि का उपयोग अच्छा होना शुरू होता जाता है। एक सीमा तक श्रम की बढ़ती हुई इकाइयां बढ़ता हुआ सीमांत उत्पादन देती है, उसके पश्चात सीमांत उत्पादन गिरना धीरे धीरे शुरू हो जाता है। इसके पश्चात भी यदि हम स्थिर साधन के साथ परिवर्तनशील साधन की मात्रा को प्रयुक्त करना बंद नहीं करते हैं तो एक सीमा पर आकर के परिवर्तनशील साधन का सीमांत उत्पादन शून्य हो जाता है। इसके पश्चात भी यदि परिवर्तनशील साधन की मात्राओं को बढ़ाते रहते हैं तो ऐसा करने पर परिवर्तनशील साधन की अगली इकाई से मिलने वाला सीमांत उत्पादन ऋणात्मक होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह प्रारंभ में सीमांत उत्पादन बढ़ता है, उसके पश्चात घटता है परंतु धनात्मक रहता है, उसके पश्चात शून्य होता है और लास्ट में अंत में परिवर्तनशील साधन का सीमांत उत्पादन ऋणात्मक होना शुरू हो जाता है। तो ये था परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। अब हम इसे टेबल और डायग्राम की सहायता से पढ़ते हैं। आपके सामने यहाँ मैंने एक टेबल बना रखी है। इस टेबल में एक तरफ तो हमने स्थिर साधन को लिया है और दूसरी तरफ हमने परिवर्तनशील साधन को लिया है। ध्यान दीजिएगा, स्थिर साधन जो कि भूमि है और परिवर्तनशील साधन जो कि श्रम है। यहाँ मैंने भूमि की एक यूनिट लिखी है। इसका मतलब हम ये मान सकते हैं कि 1 हेक्टेयर भूमि के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि 1 हेक्टेयर भूमि जिस पर एक श्रमिक काम करता है और जब वो श्रमिक काम करता है तो 10 केजी के उत्पादन का योगदान देता है, 10 केजी के बराबर उत्पादन करता है। जब भूमि के साथ श्रम की एक इकाई को और बढ़ा दिया जाता है तो ऐसा करने पर श्रम के जो सीमांत उत्पादन है उसमें वृद्धि होती है। श्रम का सीमांत उत्पादन 10 से बढ़कर के 20 हो जाता है। जब श्रम की एक इकाई को पुनः बढ़ाया जाता है
तो सीमांत उत्पादन 20 से बढ़कर के 30 हो जाता है। इसके पश्चात यदि श्रम को पुनः बढ़ाया जाता है तो श्रम के द्वारा प्राप्त होने वाला सीमांत उत्पादन बढ़ता नहीं है बल्कि घटना शुरू हो जाता है। ये 30 से घट करके 20 हो जाता है। अगली इकाई बढ़ने पर 20 से घट करके 10 पर आ जाता है। इसके पश्चात पुनः इसको बढ़ाया जाए तो सीमांत उत्पादन 0 हो जाता है। और इसके पश्चात यदि ये इकाइयां बढ़ती चली जाती हैं तो लगातार श्रम का सीमांत उत्पादन जो है वह ऋणात्मक होना शुरू हो जाता है। 10 -10 -20 और -30। अब हम एमपी से टीपी पर जाते हैं, टोटल प्रोडक्शन पे। टोटल प्रोडक्शन, जैसा कि आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि टोटल प्रोडक्शन को कैलकुलेट करने के लिए हम साधन की प्रत्येक अगली के सीमांत उत्पादन को उसकी पिछली इकाई के सीमांत उत्पादन में जोड़ते चले जाते हैं। तो ऐसा करने से हमें कुल उत्पादन प्राप्त हो जाता है। जैसे पहली इकाई का सीमांत उत्पादन 10 है तो कुल उत्पादन भी 10 है। दूसरी इकाई का 20 है तो 10 और 20 कुल उत्पादन हो गया 30। फिर 30 सीमांत उत्पादन है, 30 में 30 जोड़ा 60 हो गया कुल उत्पादन। 60 में 20 जोड़ा तो ये कुल उत्पादन 80 हो गया। 80 में जब 10 जोड़ा गया तो कुल उत्पादन 90 हो जाता है। 90 में जब 0 जोड़ा गया तो कुल उत्पादन 90। इसके पश्चात जब सीमांत उत्पादन ऋणात्मक होना शुरू हो जाता है, -10 हो जाता है, तो 90 - 10 बराबर कुल उत्पादन 80 हो जाता है। और इस तरह लगातार कुल उत्पादन भी घटना शुरू हो जाता है। अब हम इस तालिका को एक रेखा चित्र की सहायता से समझते हैं। रेखा चित्र, ये रेखा चित्र देखने में सिंपल लगता है, साधारण सा लगता है, लेकिन स्टूडेंट्स अक्सर इस डायग्राम को बनाने में गलतियां करते हैं। आपको ध्यान देना चाहिए कि इकोनॉमिक्स में हम जो चित्र बनाते हैं वो महज चित्र नहीं होता है बल्कि रेखा चित्र होता है। एक चित्र और रेखा चित्र में बहुत अंतर होता है। चित्र कल्पना शक्ति पर आधारित होते हैं, लेकिन रेखा चित्र के पीछे थ्योरी होती है, सिद्धांत होता है। इसलिए रेखा चित्र के एक एक बिंदु का बहुत अधिक महत्व होता है। रेखा चित्र का यदि सही चित्रण किया जाएगा, सही रेखा चित्र बनाएगा, तभी वह थ्योरी को प्रूव कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। इसलिए आज मैं आपको ये रेखा चित्र बनाना बता रही हूँ। आप इसकी टेक्निक को समझिएगा, ध्यान दीजिएगा कि हमें एक एक बिंदु को किस प्रकार से लेना है और इस रेखा चित्र का हमें निरूपण किस प्रकार से करना है। ये माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये रेखा चित्र भी बहुत महत्वपूर्ण रेखा चित्र है। सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं टोटल प्रोडक्शन कर्व। टोटल प्रोडक्शन कर्व जिसकी शेप कुछ इस प्रकार से होती है। ये है हमारा टीपी कर्व। इस टीपी कर्व पर आप ध्यान देंगे तो इस टीपी कर्व में एक साथ में तीन वक्र शामिल हैं। यहां से लेकर के यहां तक टोटल प्रोडक्शन कर्व की शेप जो है वो इस प्रकार की होती है। इसके पश्चात टोटल प्रोडक्शन कर्व की शेप इस प्रकार की होती है और इसके बाद टोटल प्रोडक्शन कर्व इस शेप में होता है। ये तीन अलग अलग रेखा चित्र मिलकर के ये एक रेखा चित्र बना है। ये सबसे पहले हमने बनाया टोटल प्रोडक्शन कर्व। इसके पश्चात हम 2 पॉइंट्स का विशेष रूप से ध्यान देंगे। हम सबसे पहले जहां पर टोटल प्रोडक्शन अधिकतम होता है वहां पर एक टेंजेंट खींचते हुए एक स्पर्श रेखा खींच देते हैं। इस स्पर्श रेखा को जहां इस टोटल प्रोडक्शन कर्व ने टच किया है मैं वहां से एक सीधी रेखा नीचे की तरफ ले आती हूं। इसके पश्चात हम एक 45 डिग्री की रेखा खींचेंगे। 45 डिग्री की रेखा जो इस वक्र के बिल्कुल बीचों बीच से होकर के गुजरेगी। ये 45 डिग्री की रेखा जब खींची जाएगी तो ये कुछ इस प्रकार से होगी। ये 45 डिग्री की रेखा टीपी वक्र को जहां काटती है इसके ठीक नीचे हमें एक पॉइंट ले लेना है। एक बिंदु हमें एक डॉट लगानी है, एक बिंदु लेना है। इसके बाद मैं यहां से चलना शुरू करती हूँ और ये मैंने एक रेखा चित्र बनाया है, एक वक्र बनाया है। इसका नाम है एमपी, मार्जिनल प्रोडक्शन कर्व। ये था टीपी, टोटल प्रोडक्शन कर्व, ये मार्जिनल प्रोडक्शन कर्व। इसके पश्चात हम एक और वक्र बनाएंगे जिसका नाम है एपी, ये एवरेज प्रोडक्शन कर्व। अब इसके पश्चात हमें इस बिंदु पर ध्यान देना है
ये बिंदु जहां एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। एवरेज प्रोडक्शन कर्व मार्जिनल प्रोडक्शन कर्व को जहां काटता है वहां से हम एक लाइन खींचेंगे, जैसे ओ एक्स एक्सिस पर नीचे पहुंचा देंगे और इसको ऊपर हम तब तक बढ़ाते जाएंगे जब तक कि ये टीपी को टच ना करे। अब देखिएगा कि ये वक्र जो है इसके 3 अलग अलग पार्ट बन गए हैं। पहला पार्ट जो यहां से लेकर के यहां तक है इसको नाम दे दिया जाता है फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। दूसरा जो पार्ट है वो यहां से यहां तक है, इसको नाम दिया जाता है सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। और तीसरा जो हिस्सा है वो ये है, इसको हम नाम दे देते हैं थर्ड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। अब यहां ध्यान दीजिएगा कि ये जो टेबल है इस टेबल में मैंने अलग अलग स्टेजेस प्रोडक्शन की लिख रखी है, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज क्या होती है, कहाँ शुरू होती है, कहाँ खत्म होती है। सेकेंड स्टेज कहाँ शुरू होती है, कहाँ खत्म होती है। और थर्ड स्टेज कहाँ से शुरू होती है, कहाँ खत्म हो रही है। ध्यान दीजिएगा कि पहली इकाई जो परिवर्तनशील साधन की प्रयुक्त की गई थी यहाँ से प्रथम अवस्था का प्रारंभ होता है। प्रथम अवस्था में आप देख रहे हैं कि टोटल प्रोडक्शन बढ़ रहा है, मार्जिनल प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, एवरेज प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, यानी हर उत्पादन में वृद्धि हो रही है। एक स्थान ऐसा आता है जहां पर एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। जिस स्थान पर एवरेज प्रोडक्शन मार्जिनल प्रोडक्शन के बराबर हो जाता है ठीक उस स्थान पर फर्स्ट स्टेज का समापन होता है और सेकंड स्टेज वहां से शुरू हो जाती है। सेकंड स्टेज यहां से शुरू होती है और ये वहां आकर खत्म होती है जहां पर मार्जिनल प्रोडक्शन 0 हो जाता है। जहां मार्जिनल प्रोडक्शन 0 हो जाता है वहां पर जो है सेकंड स्टेज खत्म हो जाती है। थर्ड स्टेज जो है यहां से शुरू होती है जहां मार्जिनल प्रोडक्शन 0 होता है और ये यहां आकर के खत्म हो रही है। सो देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज। इसे आप इस रेखा चित्र में देखिए कि ये जो फर्स्ट स्टेज है यहां से लेकर के यहां तक, जहां एपी और एमपी दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, वहां पर उत्पादन की प्रथम अवस्था समाप्त हो रही है। जहां पर एपी और एमपी एक दूसरे को काट रहे हैं ठीक वहां उत्पत्ति की प्रथम अवस्था समाप्त होकर के द्वितीय अवस्था प्रारंभ हो रही है। जहां पर श्रम का सीमांत उत्पादन 0 होता है, यानी ये बिंदु, यहाँ पर आकर के उत्पादन की द्वितीय अवस्था समाप्त और तृतीय अवस्था प्रारंभ हो रही है और यहाँ से तृतीय अवस्था का प्रारंभ हो जाता है। जहाँ द्वितीय अवस्था समाप्त होती है यानी श्रम का सीमांत उत्पादन जहाँ 0 होता है ठीक उस स्थान पर टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम होता है। जहां मार्जिनल 0 होता है वहां टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम यानी अधिकतम होता है। तो इस तरह आपने देखा कि उत्पादन को हमने प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था इन 3 अलग अलग भागों में बांटा है। थैंक यू।